देखना है कि बॉडी के अंदर चीजें जो होती है वो कैसे कंट्रोल में रहती है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट कैसे करती है। यहाँ पे अपन देखते हैं जैसे कंट्रोल का मीनिंग होता है कि अगर अपन चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या रहती है, बिल्कुल कंट्रोल में रहती है कि हम जैसा चाहें उससे वैसा करवा पाते हैं। अपने जो भी हाथ पैर होते हैं उनको उस अकॉर्डिंग क्या करवा पाते हैं, मूव करवा पाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी हमारे किस में रहती है, कंट्रोल में रहती है। लेकिन इसी के साथ में एक और चीज़ देखनी होती है जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है कि ऐसा नहीं होता हम एक बार में एक ही पार्ट पे फोकस कर सकते हैं, नहीं, हम हमारे 2-3 बॉडी के पार्ट्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कभी कोई गेम खेलते हैं, तो आपके जो पैर होते हैं और हाथ होते हैं, आईज होती हैं, ये सब एक दूसरे के साथ कहीं में चलती है, कोऑर्डिनेशन में चलती है। तो ऐसा नहीं होता हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं बॉडी के अंदर, नहीं, हम 3-4 बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको सबको कहीं में ला सकते हैं, कोऑर्डिनेशन में ला सकते हैं। तो यही देखना है इस चैप्टर में कैसे चीज़ें कंट्रोल होती है और कैसे कोऑर्डिनेट होती है, कैसे हमें पता लगता है कि हमें क्या रिएक्ट करना है, आसपास के एनवायरनमेंट में कैसा चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ देखेंगे। स्टार्ट होने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी 3-4 जो मेन टर्म्स हैं उनको देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कौन सी दे रखी है, स्टिमुलस के बारे में दे रखा है। स्टिमुलस होता क्या है, स्टिमुलस का मीनिंग होता है कि जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, स्टिमुलस कहा जाता है। एनवायरनमेंट में चेंज का मीनिंग कि आप कहीं बैठे हैं, है ना, और मान लीजिए आपको लग रहा है कि आसपास में कुछ चेंज हो रहा है, चीज़ें इधर उधर जा रही है, लाइट कम ज़्यादा हो रही है, ऑडियो जो है वो कम ज़्यादा आपको सुनाई आ रहा है ना, या मान लीजिए और भी कुछ कि सर्दी ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, ये सारी चीज़ें जो आप फील कर पाते हो, इन सबको अपन क्या कहते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में जो हो रहा है वो स्टिमुलस होता है। लेकिन बात आती है कि सर हम क्या करते हैं, कोई भी आसपास में चीज़ें होती है, कोई भी हरकतें होती है, हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी उसको लेके रेस्पॉन्स करती है। तो उसको रेस्पॉन्स कहा गया है यहाँ पे, है ना, कि हम रेस्पॉन्स करते हैं कि कुछ भी मान लीजिए अगर ठंड ज़्यादा हो रही है तो हम कुछ जैकेट पहन लेते हैं, हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि यहाँ पे आसपास में टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब कम होता चला जा रहा है, लो हो रहा है ना, तो हमको सर्दी लग रही है, कुछ पहन लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ों को लेके रेस्पॉन्स करते हैं। लेकिन इसके अलावा तीसरा क्या होता है, रिसेप्टर्स, कि हमारी बॉडी में ऐसी क्या चीज़ है जिससे पता लगता है कि भाई आसपास में टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, लाइट क्या हो रही है, कम ज़्यादा, आवाज़ तेज आ रही है या फिर धीरे आ रही है, कि कौन सी चीज़ है जो इन चीज़ों को सेंस कर पाती है। तो सेंस करने वाले जो होते हैं उन्हें रिसेप्टर कहते हैं, और यहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं जो इन्हें सेंस करते हैं उन्हें हम कौन से ऑर्गन कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स कह दो या फिर सेंस ऑर्गन्स कह दो। सेंस ऑर्गन जो होते हैं हम मेनली क्लासीफाई करते हैं कितने पार्ट में, उसको 5 पार्ट्स के अंदर, है ना, वो देखो लास्ट में दे रखा है, मैं पहले उसको उसको देखते हैं। ठीक है, ये देखो जो सेंस ऑर्गन दे रखे हैं यहाँ पे पांचों बता रखे हैं, जिसमें जैसे सबसे पहला एक रिसेप्टर दे रखा है, कौन सा रिसेप्टर, ये गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। ये जो होता है ये आपके टंग में देखने को मिलता है, ठीक है। कोई भी आसपास में अगर मान लीजिए, वैसे आसपास से तो इसमें मीनिंग नहीं होता, लेकिन कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा आ रहा है ये भी हम सेंस कर पाते हैं, वो खट्टी है, मीठी है, तीखी है, किस तरह की है, हम सेंस करते हैं उसको। अगर सेंस कर पा रहे हैं तो मतलब हमारे टंग में क्या प्रेजेंट है, कोई ना कोई रिसेप्टर है जो रिसीव कर पा रहा है कि भाई चीज़ कैसी है। उस तो टंग में जो रिसेप्टर मिलता है उसे कौन सा रिसेप्टर कहते हैं अपन, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, ठीक है। ऐसे ही एक सेकंड रिसेप्टर होता है जो हमारे नोज में मिलता है, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर का काम होता है कि आसपास में कोई भी अगर चेंज हो रहा है, किसके अंदर, स्मेल के अंदर, कोई अरोमा चेंज हो रहा है ना, तो कोई स्मेल आ रही है, अरोमा में चेंज आ रहा है, तो आप किसके थ्रू उसको सेंस कर पाते हैं, नोज के थ्रू। और नोज में कौन सा रिसेप्टर होता है जो इसमें हेल्प करता है, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर। इसके अलावा तीसरा कौन सा होता है, थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर जो होता है ये आपकी स्किन में देखने को मिलता है। स्किन से क्या कर, ये थिग्मो रिसेप्टर क्या हेल्प करता है कि कोई आपको टच कर रहा है, उस चीज़ को सेंस करना, किसके थ्रू हो रहा है वो, थिग्मो रिसेप्टर, ठीक है। आप टच कर रहे हो, आपको पता लग रहा है कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, तो ये सारी चीज़ें कौन सेंस करती है, आपकी स्किन करती है। और इसके बाद रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और जो टच वाला होता है रिसेप्टर, वो कौन सा रिसेप्टर है, देखो रिसेप्टर और भी होते हैं स्किन में, ये तो टच वाला होता है, इसके अलावा मान लीजिए वो भी तो होगा ना जो आपको ये बताएगा कि ठंडी है गर्मी है, तो उसका अलग रिसेप्टर होगा, है ना, उसको कहते हैं अपन थर्मो रिसेप्टर, लेकिन इसमें नहीं दे रखा तो रहने देते हैं। इसके अलावा एक होता है कौन सा रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, जो कि आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आई के अंदर, कि गर्मी ज़्यादा है, वो सॉरी आई के अंदर होता है कि कहीं पे लाइट ज़्यादा है या लाइट क्या है, कम है, कोई चीज़ें कैसी दिख रही है आपको, वो सारा दिखना, लाइट वगैरह जो होता है वो सारा किसके थ्रू होता है, आई के थ्रू। और कौन सा रिसेप्टर हेल्प करता है इसमें,
फोटो रिसेप्टर। और लास्ट कौन सा दे रखा है, ऑडियो, या फिर इसको फोनो रिसेप्टर कहते हैं। आवाज़ तेज आ रही, धीरे आ रही, किस तरह की आ रही, क्या लैंग्वेज है, क्या बातें, वो सारी आप किसके थ्रू सेंस कर पाते हो, या फिर फोनो रिसेप्टर, जो आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, ईयर में देखने को मिलता है, कान के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इन 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू ही हम आसपास की चीज़ों में जो भी स्टिमुली होती है, जो भी चेंज होता है, उसको क्या कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। और उसके लिए हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। अब आगे इसके अंदर पढ़ेंगे कि रिसेप्टर करते क्या हैं। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर का इस तरह का काम होता है, जैसे मान लीजिए स्किन के ऊपर कोई भी रिसेप्टर है ना। अभी रिसेप्टर क्या करेगा, आपने किसी चीज को टच करा, जैसे ही उसने आपको टच करा, तो टच करते ही आपकी जो स्किन है, स्किन के नीचे कौन से रिसेप्टर बैठे हैं, सिग्मा रिसेप्टर, वहां पे एक मैसेज जनरेट करते हैं कि कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। वो जो मैसेज जनरेट करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, वो मैसेज होता है केमिकल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता है, तो रिसेप्टर ने एक मैसेज बनाया कि आपको कोई टच कर रहा है इस वाले पार्ट पे, किस फॉर्म में बनाया मैसेज, केमिकल की फॉर्म में। अब आपको मैसेज जो है कहाँ तक पहुंचाना है आपके, कि कोई यहाँ पे टच कर रहा है, ब्रेन तक वो मैसेज जाना चाहिए। अब यहाँ से वो ट्रैवल करता हुआ ब्रेन तक जाए, लेकिन अगर वो केमिकल फ्लो होता हुआ आपके ब्रेन तक जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे आप कहोगे सर अगर केमिकल जा रहा है तो केमिकल को टाइम क्या लगेगा यहाँ पे, ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है वो टच करने वाला आपकी कोई पिन चुबा रहा है, तो ऐसे चुबादा रह जाएगा, और आपकी जब तक ब्रेन में मैसेज आएगा कि कोई यहाँ पे पिन चुबा रहा है, तब तक तो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे। तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, बहुत इंस्टेंट आपको पता लगनी चाहिए कि उसने जैसी पिन लगाई आपको पता लग गया। तो हमें समझ में आता है कि फिर जो आपका मैसेज है, जो रिसेप्टर ने कौन से फॉर्म में जनरेट करा है, कि केमिकल में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। हाँ, ये आपके ब्रेन तक अगर जा रहा है तो कहीं में जाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बहुत तेज ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर जाएगा तो टाइम क्या लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा। लेकिन बात आती है कि अगर बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो बॉडी में तो झटके लगेंगे, झटके लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, फिर क्या करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई स्पेशल इस तरह की सेल बनाने चाहिए, या हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट होने चाहिए जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेज कहाँ तक ट्रैवल करवा सकते हैं, हमारे ब्रेन तक। और ऐसे जो स्पेशल हमारी बॉडी में सेल आए, उन सेल को अपन क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, या तो आप उन्हें नर्व सेल कह दो, या फिर आप उन्हें क्या कह सकते हो, न्यूरॉन्स कह सकते हो। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, न्यूरॉन के बारे में। देखो, ये एक नर्व सेल दे रखा है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका सिंपल सा काम यह है कि इसको जो केमिकल मैसेज मिला है उसको आगे तक ट्रैवल करवाना, किस फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि जब तक मैसेज इसके अंदर है तब तक ही वो कौन सी फॉर्म में रहे, इलेक्ट्रिकल में। जब इसके बाहर निकले तो दोबारा वो काई में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर भी निकला इलेक्ट्रिकल में तो बॉडी में क्या लगेंगे, फिर शॉर्ट्स वो झटके लगेंगे, शॉक लगेंगे, तो वो गलत हो जाएगा फिर वहाँ पे। तो हमें क्या, देखो यहाँ पे क्या होगा, अपन ये मानते हैं, मान लीजिए रिसेप्टर ने यहाँ पे क्या करा, मैसेज जनरेट करा, आपने टच करा तो यहाँ पे मैसेज जनरेट हुआ। मैसेज किस फॉर्म में जनरेट हुआ, केमिकल फॉर्म में जनरेट हो गया, रिसेप्टर ने करा। अब रिसेप्टर तो सिर्फ स्किन के नीचे ही जस्ट, तो वो क्या करेगा, अब वो किसी ऐसे सेल को ढूंढेगा जो कहाँ तक फैला हुआ है पूरे, या जिसका कनेक्शन मतलब एक सेल से दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सेल का कनेक्शन कहाँ तक है आपके, तो उसको मिला ही है न्यूरॉन। न्यूरॉन ने कहा मैं इसको पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है, ले ले केमिकल मैसेज। जैसे ही केमिकल मैसेज इसके अंदर एंटर करता है तो वो एंटर करता है इसके कौन से वाले पार्ट से, डेंड्राइट वाले पार्ट से। डेंड्राइट वाला पार्ट देखो ऐसे फैला हुआ सा है, जो दिखा रहा है कि स्किन के ऊपर कहीं पे भी पिन अगर आप लगाते हो तो वो यहाँ से ही मैसेज ले सकता है, वो यहाँ से ही मैसेज ले सकता है, वो इधर से भी ले लेगा, ये फैला हुआ है। इसकी वजह से पूरी स्किन के उस एरिया को क्या करता है, ये कवर करता है। इसने मैसेज लिया, और मैसेज लेने के बाद में इसने क्या करा, उसको डेंड्राइट ने जैसे ही मैसेज लेता है तो ये उसको काइम में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैसेज में। ये इसका मेन काम होता है कि डेंड्राइट ने जो मैसेज रिसीव करा है वो केमिकल फॉर्म में होता है, लेकिन वो उसको काइम में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। वहां से वो आता है फिर इस वाले जगह पे, जिससे हम क्या कहते हैं, सेल की, क्योंकि ये है तो सेल ही, जिस सेल का नाम क्या है, और इसको और क्या कहते हैं हम, नर्व सेल भी कहते हैं। ये आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद में ये आगे ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करता हुआ इस पाइप के थ्रू जाएगा। इस पाइप को अपन क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करता हुआ जाएगा, और आगे जाने के बाद में इस जगह पहुंच जाएगा। यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो नर्व सेल है इसकी क्या है, यहाँ पे एंडिंग है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है।
अब नर्व सेल तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया, यहीं खत्म हो गया, यहाँ मुझे तो यहाँ तक लाना है, तो यहाँ तक लाने के लिए क्या होगा, इसके अगले पास में दूसरा क्या मिलेगा, फिर मुझे एक और ऐसा नर्व सेल मिलेगा, फिर उसके बाद एक और नर्व सेल। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ऐसे ड्रॉ सा करते हैं अपन कि क्या होगा, इधर भी एक और ऐसा, हाँ कोई यूँ मान लो नर्व सेल होगा इधर की तरफ, इधर वाली साइड के अंदर, आगे वाली साइड में। यहाँ से यहाँ तक जो मैसेज आया वो किस फॉर्म के अंदर आ रहा है, लेकिन जैसे वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो काई में कन्वर्ट होना चाहिए, और केमिकल से जैसे ही दोबारा इसमें एंटर करे, जैसे मान लो इसके अंदर एंटर कर गया यहाँ पे, तो दोबारा काई में कन्वर्ट हो जाए वो इलेक्ट्रिकल के अंदर, है ना। मतलब अगर ये एक न्यूरॉन है तो इस न्यूरॉन से यहाँ तक तो काई में ट्रेवल करेगा वो इलेक्ट्रिकल में, फिर बीच में काई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब अगले न्यूरॉन में एंटर करेगा दोबारा, फिर अब बाद में काई में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल, ऐसे ट्रेवल करता हो जाता है ये, बॉडी के बाहर केमिकल, अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल, इस तरह ट्रेवल करता करता कहाँ तक आ जाएगा मेरे, लेकिन ब्रेन तक जाने के लिए उसको पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, जो अपनी नेक होती है, गर्दन होती है, इसमें से निकलेगा। नेक में आगे की तरफ नहीं पर पीछे की तरफ क्या होता है, इन सारे न्यूरॉन्स का एक बंडल होता है, ये कुछ इस तरह से कि आपके घर में आपके चारों तरफ तार फैले हुए हैं, लेकिन आप सारे तारों को एक साथ लेकर आते हो तो सारे वायर्स का गुच्छा हो बन जाता है। ऐसे जितने भी हमारी बॉडी में सारे न्यूरॉन्स हैं, ये सारे यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आके इनके गुच्छा बन जाता है, बंच बन जाता है, और वो बंच फिर किधर की तरफ जाता है, आपके ब्रेन में। पर वो जो बंच बनता है, यहाँ पे जो गुच्छा बनता है, उससे हम कौन सी कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या कहेंगे उससे, तो होता क्या है, हम देखते हैं यहाँ तो एक तो हमको मिलती है स्पाइनल कॉर्ड, फिर ऊपर क्या मिलता है हमको, और नीचे फिर बाकी फैले हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसका काम क्या है, बॉडी के अंदर जो भी ये सेंस होते हैं इनको फील करना, ब्रेन तक बताना, हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं नर्वस सिस्टम को। एक तो नर्वस सिस्टम होता है आपका ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, जिसे कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम, इनका काम यहाँ तक है सेंटर, और इसके नीचे गए आप तो जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जिसका काम है कि हर जगह से मैसेज लेकर आना, वो कौन सा सिस्टम हो जाता है आपका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, टू पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देख लेंगे आगे, ठीक है। लेकिन हमें समझ में आ गया कि ये जो न्यूरॉन होता है किस तरह से वर्क करता है। जैसे ही आप इससे बाहर निकलोगे यहाँ से तो दोबारा केमिकल में कन्वर्ट होगा, तो ये जो गैप होता है, इस गैप में आपको केमिकल फॉर्म में मैसेज मिलेगा, और इस गैप को अपन क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इस गैप को, साइनेप्स कहते हैं, या फिर कहते हैं इसे स्नैप्टिक गैप। क्या कह देते हैं, स्नैप्टिक गैप या फिर साइनेप्स कह दो, दोनों वर्ड इसी के होते हैं। ये जो बीच में क्या होता है, गैप होता है। आया यहाँ तक समझ में, सेल बॉडी पता लग गई, डेंड्राइट का पता लग गया, एक्सॉन क्या करता है, साइनेप्स क्या होता है, बीच का गैप होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से एक्सॉन से निकला, तो यहाँ से किस फॉर्म में निकलेगा ये, अब यहाँ तक तो इलेक्ट्रिकल था, अब बाहर निकलते कहीं में आ जाएगा, ये देखो केमिकल है, फिर लेकिन उसके आगे जाएगा तो कहीं में चल जाएगा, ऐसे होता रहता है ये। तो ये आपके डायग्राम नहीं पूछेगा, डायग्राम आपको सिर्फ किसका तैयार करना है, ये वाला। एनसीईआरटी में ये भी डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरह का, इसी के जस्ट नीचे, उसको प्रिपेयर मत करना, वो नहीं पूछता, ठीक है। आपसे पूछ रहे सिनेप्टिक गैप क्या होता है, तो उसको बता देना कि एक्सॉन एंड के और अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है उसे सिनेप्टिक गैप कहते हैं, जहाँ पे जो मैसेज होता है वो किस फॉर्म में रहता है, केमिकल फॉर्म में। इतनी बात पूछेगा वो आपसे। देखो एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ ए न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और अगले न्यूरॉन का, इनके बीच में गैप होता है, सेपरेटेड होते हैं, और उस गैप को अपन क्या कहते हैं, सिनेप्टिक गैप कह दो, गैप कह देना आप तो, है ना, जो अपन एनसीईआरटी में देखते हैं। द नर्व इंपल्स इज सेंट अक्रॉस द सिनेप्टिक गैप विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इतनी बात उसमें है नहीं तो छोड़ देना आप, इसमें नोट्स में आपको जो एक्स्ट्रा मिले चीज़ें ऐसी उनको मत करना ज़्यादा, है ना, लिमिटेड ही करना, ज़्यादा है नहीं, थोड़ी बहुत कुछ वर्ड्स मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। तो देखो एक बार इसके अंदर एनसीईआरटी में चेक करो, जो पहला पेज दे रखा है आपको, ये पेज समझ में आ गया, ठीक है। अब इस पेज में एक और चीज समझ लेते हैं अपन, वो आगे भी काम आ जाएगी। इसको देख लेते हैं, मसल और ग्लैंड को, है ना। हाँ, या चलो इससे स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें समझा दूंगा ये चीज दोबारा से। अगला जो टॉपिक दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब अब इसने कहा कि आपको समझ में आ गया कि आपकी एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है,
और एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल आ गया हमको पूरी बॉडी में कौन फैले हुए हैं? नर्व सेल, न्यूरॉन्स फैले हुए हैं जिनका काम है वहां से मैसेज लेकर आना। वो कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, वो सिंपल कनेक्ट हो रखे हैं और यहाँ तक आ रहे हैं वायर। लेकिन बात आती है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पीछे वाला जिसे आप क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और एक कौन सा होता है आपका, ये क्या काम कर रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। जिस स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो अपना काम करती है उसके काम को कहा जाता है, और ब्रेन जो अपना काम करता है, तो ब्रेन का तो काम ही अलग बहुत सारे होते हैं, सोचने समझने वाले काम, ठीक है। लेकिन अपन सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जिसमें आप सोचते नहीं हो, उस ऑटोमेटिकली वो काम हो जाता है आपकी बॉडी से, ठीक है। ब्रेन में अगर कोई चीज जाएगी तो ब्रेन तो क्या करता है, सोचता है, समझता है, जवाब देता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा काम ये ऑटोमेटिकली होता है कि अगर अपन ने किसी गर्म चीज के हाथ लगाया, तो हाथ लगाते अपन क्या करते हैं उसको, अपन सोचते नहीं कि मैंने हाथ लगाया गर्म चीज के, अगर रोक के रखूंगा जल जाएगा, इसको जल्दी से हटा देता हूँ, नहीं सोचते अपन, अपन हाथ लगा के जल्दी से हटा देते हैं। तो ऐसा जो एक्शन कर रहे हो आप, ठीक है, इनवॉलेंट्री, आपकी इच्छा से नहीं कर रहे, जल्दी से कर रहे हो आप, उसको कौन सा एक्शन कहा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन में आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ब्रेन तो क्या करता है, सोचता है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इसमें जो इन्वॉल्व होती है वो कौन होती है आपकी? तो स्पाइनल कॉर्ड जो भी आपकी काम करती है बॉडी के अंदर, वो सारे काम होते हैं इनवॉलेंट्री, अचानक से, जल्दी, जहाँ पे आप सोचते नहीं हो। कि आपकी गाड़ी चलाने की इतनी हैबिट हो जाती है कि अचानक से कोई सामने गाड़ी आती है तो आप क्या दबा देते हैं? ब्रेक दबाते हो। आप सोचते नहीं हो कि अरे गाड़ी आ गई तो ब्रेक दबा देता हूँ ताकि मेरी गाड़ी रुक जाएगी और इसकी भिड़ेगी नहीं, इतना नहीं सोचते, अपन दबा देते हैं बस, क्योंकि वो सारा काम कहाँ पे होने लग गया, आपके रिफ्लेक्स एक्शन में आने लग गया। वो होता क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? तो तुमको समझ में आएगा रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, किस लिए जरूरी होता है। लेकिन इसका देखो ऐसे समझते हैं अपन, वर्क कैसे करता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह से काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन का। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे मान लीजिए कोई गरम ये बाउल था, ठीक है, इस बाउल के अपन ने क्या कर लिया, हाथ लगाया। जैसे इस बाउल के हाथ लगाया तो बाउल क्या था, गरम था, गरम लगते मेरे हाथ पे फील हुआ। किसने फील करा? जो सर आपकी स्किन होगी, स्किन के अंदर रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर ने पता करा कि ये क्या है, गरम है। जैसे रिसेप्टर ने पता करा है गरम है, तो रिसेप्टर ने क्या जनरेट करा, मैसेज, ये गरम है। किस फॉर्म में जनरेट करा? केमिकल फॉर्म में। केमिकल फॉर्म में मेरी स्किन में मैसेज जनरेट हुआ, और वो मैसेज वो हैंड टू हैंड किसको दे देगा आगे, न्यूरॉन को, जो कि आपकी नर्व सेल है। नर्व सेल क्या करेगा, उसको आगे लाएगा, दूसरे को देगा, तीसरे को देगा, चौथे को देगा, ऐसे करते करते आगे तक आया। अब होता क्या है देखो, मान लो ये मैसेज लेकर आ रहा है, तो इधर की तरफ तो ऐसे मुझे डेंड्राइट मिलना चाहिए, और पीछे की तरफ क्या मिलनी चाहिए, तो इधर की तरफ मुझे क्या मिलना चाहिए अगले वाले का, और पीछे क्या मिलनी चाहिए। सही बात है। तो जाते वक्त अगर मैसेज जा रहा है तो न्यूरॉन इस तरह से अरेंज होना चाहिए कि आगे की तरफ डेंड्राइट का मुंह रहे। लेकिन जब मैसेज दोबारा आ रहा है, ये भी तो सोच के भेजेगा कि जा ऐसा कर, तो जो मैसेज आ रहा है उसके अंदर क्या इधर से एंटर करेगा वो मैसेज? मैसेज तो हमेशा कहां से एंटर करेगा, डेंड्राइट से। तो आते वक्त जो आपके न्यूरॉन्स होंगे वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। आ रहे समझ में? जिसमें डेंड्राइट का मुंह किधर की तरफ होगा, उधर की तरफ, और एक्सोन का मुंह, एक्सोन क्या सॉरी, नर्व एंडिंग का मुंह इधर की तरफ। वो चीज दिखाती है कि जान जो मैसेज लेकर जाते हैं न्यूरॉन, और जो मैसेज लेकर आते हैं, वो दोनों न्यूरॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक में काम नहीं होता। अगर वो दोनों डिफरेंट हैं तो जाने वाले जो मैसेज लेकर जाते हैं उन्हें मैं अलग नाम देना चाहिए, तो उनको मैंने नाम दे दिया सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंस करते हैं। और जो मैसेज लेकर आते हैं उनको मैंने नाम दिया मोटर न्यूरॉन। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों मीट भी तो कर रहे होंगे एक दूसरे से, कि भाई जाने वाला तार और आने वाला तार कहीं ना कहीं तो मीट करेगा, कहीं ना कहीं वायर जुड़ेगा, सही। जहाँ पे वायर एक दूसरे से जुड़ता है हमारी स्पाइनल कोड के अंदर, वहां पे उन्हें कौन से न्यूरॉन कहा जाता है, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन, जैसे उसमें पढ़ाया था तुम्हें लाइफ प्रोसेस के अंदर कि जो एक तो आर्टरीज होती हैं, एक वेन्स होती हैं, पर उन दोनों को जो जोड़ने वाली होती है वो कैपिलरीज थी, ऐसा कुछ है यहाँ पे। जो मैसेज लाया वो सेंसरी,
जो लेकर गया मोटर, लेकिन जोड़ने वाला क्या कहलाया यहाँ पे, रिले न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और कहीं नहीं मिलेगा, बाकी पूरी बॉडी में दोनों फैले हुए हैं। जो वर्क कैसे हुआ, तो मैंने तुमको बताया, हाथ लगाया, हाथ लगाते मैसेज जनरेट हुआ केमिकल फॉर्म में, वो केमिकल किस में गया, डेंड्राइट में, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुआ, ट्रेवल करता करता कहाँ तक आ गया, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने देख लिया कि अरे तो गर्म है, हाथ जल जाएगा, उसने क्या करा, एक मैसेज बनाया दोबारा, वो मैसेज आया। अब वो मैसेज किसको भेजेगी, जो स्पाइनल कॉर्ड है किसको मैसेज करेगी, वो मैसेज करती है मसल्स को। किसको मैसेज करेगी, क्योंकि हम हमारी बॉडी में अगर कोई चीज मूव कर सकते हैं खुद की इच्छा से, तो वो कौन होती है, हमारी मसल्स होती है। ना हम हमारी बोन्स को मूव कर सकते, ना ब्लड को मूव कर सकते, ठीक है, ना स्किन को मूव कर सकते, हम सिर्फ किसको मूव कर पाते हैं, हमारी। तो अगर जो मैसेज दोबारा आएगा यहाँ से, वो मसल्स के पास जाएगा, और मसल्स के पास क्या मैसेज आएगा, देखो मान लीजिए मैंने ये हाथ लगाया था, है ना, या इधर ऐसे खड़े हैं, तो मैंने ये हाथ यूं लगाया था, अब मैसेज आएगा देखो मसल का, तो कहाँ कहाँ आ सकता है मैसेज, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, पूरे हाथ में कहीं भी मैसेज आ सकता है। पर जो स्पाइनल कोड है वो मैसेज भेजेगी ऐसी जगह पे पहले जहाँ पे ये हाथ हटाने का प्रोसेस क्या हो सके, जल्दी हो सके। तो मैसेज कहाँ पे कर देगी, इस जगह पे, मेरे शोल्डर के अंदर ही। शोल्डर की जो मसल है, उस मसल को मैसेज मिलेगा कि आपको क्या करना है, यहाँ से मूव करना है। तो जैसे मैं इस गर्म चीज़ के हाथ लगाया, तो मैं ऐसे पूरा हाथ हटाता हूँ, ठीक है। अपन यूँ नहीं हटाते कि इसके हाथ लगाए तो यूँ करा, या फिर इसके हाथ लगाए तो यूँ करा, नहीं, अपन क्या करते हैं, हाँ पूरा ही तो हटाते हैं हाथ को, क्योंकि अपने मैसेज कहाँ पे जनरेट होता है, शोल्डर के ऊपर। अगर ये कम गर्म हो तो जरूर मैं ऐसे ही कर लूंगा, कह रहा तो गर्म है, तो फिर मैंने यहाँ से हटा दिया। वो डिपेंड करता है कि सामने वाली चीज़ जो है वो कितनी हार्मफुल है, और इस स्पाइनल कॉर्ड सबसे नज़दीक किसको मैसेज कर सकती है, उसने मैसेज करा इस जगह पे। अब मैसेज जो होता है वो किस फॉर्म में आता है, वो केमिकल से निकल के केमिकल इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, लास्ट में जब मैसेज मसल के पास आएगा, तो मसल क्या इलेक्ट्रिकल जानती है क्या, मसल को तो केमिकल पता है। तो मसल के पास जब मैसेज आएगा वो केमिकल फॉर्म में आता है। अब मसल को क्या करना पड़ता है, जैसे ही मैसेज आया तो खुद की शेप को क्या करना पड़ेगा, चेंज। कि अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हाथ रखा और नीचे वाली चीज़ गर्म है, तो मेरे को अपने हाथ को उठाना पड़ेगा। अब उठाने के लिए क्या करूँगा कि यहाँ की सारी मसल्स खींचे, तो मेरा हाथ देखो खींच के कहाँ जाएगा, ऐसे काम करती है मसल्स, मतलब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और हाथ को नीचे करने के लिए मसल्स क्या हो जाती है, फिर से रिलैक्स हो जाती है, फिर क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट। तो मसल्स अपन जो मूवमेंट करते हैं ये ऐसे ही करते हैं, या तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या मसल्स को क्या करते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का काम होता है ये हम कैसे कर पाते हैं, तो हम कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर रिलैक्स होता है, ठीक है, ये सारा किस वजह से हो पाता है, ये हो पाता है चेंज इन प्रोटीन ऑफ मसल सेल। कि जो मसल का सेल होते हैं, मसल के जो सेल्स होते हैं, हम उसके प्रोटीन में क्या लेकर आते हैं, चेंज लेकर आते हैं। उसकी वजह से हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर रिलैक्स कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि इंसानों में, या इंसानों में क्या, जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये फर्क होता है। अपन इस चैप्टर में आगे ये भी देखेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, खुद की इच्छा से मूव कर सकते हैं। प्लांट जो होते हैं क्या कर सकते हैं, खुद की इच्छा से मूव कर सकते हैं, वो अपनी पत्तियों को मूव कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो छुई मुई वाला प्लांट होता है, आपने हाथ लगाया तो उसकी पत्तियां क्या कर जाती हैं, फोल्ड कर जाती हैं, मतलब मूव कर रही है, उसको पता लग रहा है। उसकी पत्तियां मूव कैसे कर पाई, तो उसकी पत्तियां के पास भी क्या गया होगा, एक मैसेज कुछ इस तरह का है, कोई भी चीज़। लेकिन उसकी पत्तियां कैसे मूव कर रही है, सर उसकी पत्तियां अगर मूव कर रही है तो वहां पे भी क्या हो रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, या फिर क्या हो रहा होगा, रिलैक्स। अगर प्लांट की जो लीव्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, मूव कर रही है, तो वहां भी क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स हो रहा होगा। तुम्हारे अपन ने क्या देखा कि अगर जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर चेंज कैसे लेकर आते हैं, चीज़ों को कैसे मूव कर पाते हैं, अपनी मसल्स की वजह से। और मसल्स क्यों मूव कर पाती है, क्योंकि हमारी जो मसल के सेल्स होते हैं उनमें प्रोटीन क्या हो सकता है, चेंज करके, उसमें प्रोटीन को चेंज करके, प्रोटीन का अमाउंट को चेंज करके हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से मसल्स मूव करती है। आई बात समझ में। लेकिन इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है कि प्लांट कैसे मूव कर पाते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता था कि प्लांट जो होते हैं ये भी खुद की बॉडी, खुद की शेप में चेंज ला सकते हैं, जैसे छुई मुई का प्लांट है। लेकिन वो चेंज कैसे लाता है, वो चेंज करता है
चेंज इन वाटर लेवल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल खुद के अंदर जो वाटर होता है उसके लेवल को चेंज करके खुद की शेप में क्या लाता है, चेंज लेकर आता है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाता है। और इंसान खुद के सेल्स में कैसे चेंज लेकर आता है, मसल वाले में प्रोटीन को चेंज करके। तो ध्यान रखना, हम तो प्रोटीन को चेंज करते हैं जिसकी वजह से हमारे मसल सेल्स में चेंज आता है, प्लांट खुद में वाटर को चेंज करते हैं जिसकी वजह से प्लांट सेल में चेंज आता है। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस होता है एनिमल सेल में, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर मूवमेंट के दौरान। तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है सर, मैसेज आता है, मैसेज आ गया यहाँ पे कि मसल्स के अंदर क्या करना है, चेंज लेकर आना है, जिसकी वजह से हमने हाथ को क्या कर दिया, पीछे कर दिया और हम बच गए। तो हमने बिना सोचे समझे अगर एक काम करा तो इसको कौन सा एक्शन कहते हैं अपन, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें प्योर जो मेन काम होता है वो कौन सी कॉर्ड का होता है, स्पाइनल कॉर्ड। हालांकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आती है ना, लेकिन ब्रेन का इसमें ज़्यादा रोल। हालांकि मैसेज ब्रेन तक भी पहुंचता है, फिर ऐसा नहीं होता यहाँ से ही आ गया, ब्रेन में मैसेज जाता है, ब्रेन में मैसेज पहुंचता है कि यार ये चीज़ गर्म है, इसको अब थोड़ी देर तक टच मत करना। ये सारा सोचने का काम तो ब्रेन करेगा, तो ब्रेन तक भी मैसेज आता है, लेकिन वो जल्दी से जो एक्शन करना है वो यहाँ के थ्रू। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे, है ना, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आप इसकी तरह करें, थोड़ा सा करना, लेकिन नाम जो है वो एक्यूरेट होने चाहिए ये वाले। ओके, कर लोगे रिफ्लेक्स एक्शन वाला? ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी कि नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक कौन सा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो एक गर्दन से नीचे की तरफ है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एक तो ब्रेन है और एक आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। स्टार्ट कहां से करते हैं? अब आपने देखा जाए तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देख लिया, हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी एक चीज पढ़ चुके, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सिर्फ एक ही बच रहा है, कौन बच रहा है, ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो ब्रेन का कुछ इस तरह का डायग्राम दे रखा है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। द ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल एनिमल्स। जितने भी जानवर होते हैं उसमें सबसे बड़ा ब्रेन किसका होता है, इंसानों का, क्योंकि हम यूज भी ज्यादा लेते हैं ना उसको, इसलिए सबसे बड़ा साइज होता है ब्रेन का। अब ब्रेन जो होता है ये प्रोटेक्शन में कैसे, ये देखो अंदर का जो ऑर्गन होता है ब्रेन वाला, तो ये तो बहुत सॉफ्ट होता है कि आप इसको हाथ से क्या कर दोगे, तोड़ दोगे, फोड़ लोगे, कुछ भी कर दोगे, है ना, ये तो बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा स्कल। स्कल क्या होता है, सिर की ऊपर वाली हड्डी, है ना, जो बोन है, वो बोन क्या प्रोवाइड कराती है इसको अंदर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे बोन्स है, इस बोन को अपन क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। ध्यान रखना ये चीज, इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम और द स्कल। स्कल कह दो या इसको क्या कह दो, क्रेनियम कह दो। तो आपके देखो डायग्राम में ऊपर ही ऊपर वर्ड भी दे रखा है, क्रेनियम लिखा हुआ है सबसे टॉप पे, दिख गया? तो वो इसको ही बता रहा है क्रेनियम होता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। मेनिंजाइटिस तो छोड़ देते हैं अपन, या चलो देख लो, ये जो फिर स्कल होता है, स्कल के नीचे क्या होती है, 3 लेयर होती हैं। दिख रही है आपको, लेयर भी दिख रही होगी वैसे तो, अगर बुक में डायग्राम देखोगे ब्रेन का तो उसमें ऊपर टॉप की लेयर दे रखी है और उसमें नीचे 2-3 लाइनें और दे रखी है, पतली पतली सी, है ना। इन सबको कहते हैं मेनिंजिस। क्या कहते हैं इनको सबको, मेनिंजिस। इन लाइंस को मेनिंजिस कहा जाता है। और मेनिंजिस जो होती है, इन मेनिंजिस के बीच में यहाँ पे आपको एक फ्लूइड भरा हुआ मिलता है, जिस फ्लूइड को अपन क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं इसे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। का क्या काम होता है, ये एक तरह से जैसे गाड़ी के अंदर शॉकर्स होते हैं उस तरह का काम करता है। कि शॉकर होने की वजह से क्या होता है, जैसे गाड़ी किसी खड्डे में गिरती है तो शॉकर क्या करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं खुद के अंदर ही, और जो गाड़ी के ऊपर बैठा होता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। अगर शॉकर खराब होगी तो जैसे ही गाड़ी खड्डे में जाएगी तो आपकी बॉडी में इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से आपके कमर में दर्द हो सकता है या आप गाड़ी से गिर भी सकते हो। लेकिन शॉकर क्या करते हैं, उसको नाम ही शॉकर इसलिए कहा क्योंकि उस शॉक को क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। अब एब्जॉर्व करने वाली चीज़ तो ऐसे थोड़ी सी यूँ नहीं चाहिए, स्प्रिंग जैसी। ऐसी चीज यहाँ पे कौन प्रोवाइड कराते हैं इसके अंदर, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्योंकि स्कल जो होता है, स्कल तो हार्ड है बिल्कुल। अब हार्ड है तो मतलब अगर आप इसको गिरा दोगे तो सर ये तो जैसे कांच का ग्लास होता है, इसको गिराया और वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ऐसे ही टूट जाएगा ये तो। लेकिन क्या होता है इसके अंदर जो फ्लूइड है, तो जैसे हम गिरते हैं तो ब्रेन की जो स्कल होती है, स्कल हल्की सी क्या होती है, दबती है, और दब के दोबारा कहाँ जाती है, ऊपर आ जाती है। और अंदर दब क्यों पा रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, तो फ्लूइड इसको बचाता है। अगर ये फ्लूइड नहीं होता तो ये बिल्कुल किसके जैसा होता, कांच के जैसे, कि अगर गिरता तो दबता नहीं, गिरते तो क्या हो जाता है, ये फूट जाता, चूरा हो जाता है इसका, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो ध्यान रखना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है।
इसको भी करवाता है और साथ में किसको भी प्रोवाइड कराता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड के पीछे भी इधर ये भरा हुआ रहता है, कौन सा फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अब मैंने तुमको क्या बताया था, स्कल होता है, स्कल के नीचे बहुत सारी लेयर्स, 3 लेयर होती है, उन 3 लेयर को अपन क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। और मेनिंजिस क्या होती है, जैसे कभी कभी एक वायरस होता है जिसकी वजह से मेनिंजिस में है ना स्वेलिंग आ जाती है, सर दर्द होने लग जाता है, उस बीमारी को अपन क्या कहते हैं, उस डिजीज को क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं दे रखा उसमें, लेकिन इसमें दे रखा था तो बता दिया। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड समझ में आ गया, एक तो स्कल के नीचे भरा हुआ है और एक आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भरा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड को तो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, आपकी जो पीछे वाली बैकबोन होती है ना, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो पीछे वाली बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो जगह खाली है, उस खाली वाली जगह में क्या भरा रहता है, सेरिब्रो। आया समझ में? अब देखते हैं द प्राइम 3 प्राइमरी रीजन्स ऑफ द ब्रेन आर। अब ब्रेन को अपन क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पार्ट्स के फंक्शन को पढ़ेंगे। और ब्रेन में अगर कुछ आता है तो आप क्या करना, 4-5 तो पॉइंट लिख देना, कि डायग्राम बना देना, और उसके बाद में इसके जो पार्ट्स हैं उनको ही एक्सप्लेन कर देना। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया आपको ब्रेन में ही लिख के आना है, एक्स्ट्रा मत लिखना कुछ फालतू। आगे ऊपर तक कल समझ में। अब तो क्या समझना है कि सर इसके पार्ट्स को समझाओ कि पार्ट्स जो होते हैं क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो आप देखो ब्रेन के अंदर ऊपर एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सा पार्ट दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है, सेरेब्रम कहा जाता है। दिख रहा है डायग्राम के अंदर सबको, ऊपर ही ऊपर का जो पार्ट है उसे क्या कहा गया है, सेरेब्रम। जो काफी उलझा हुआ सा है, फंसा हुआ सा है, बहुत बड़ा पार्ट भी है। ये बड़ा पार्ट इसलिए है और ये उलझा हुआ क्यों है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आपको मिलते हैं न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में ऊपर आ रहे थे, मतलब उनका वायर जो आ रहा था, तो यहाँ पे क्या होते हैं, और न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स इतने होते हैं ये कि जो सोचने समझने का काम है वो सारा कौन करता है, आपका सेरेब्रम ही करता है। ब्रेन में कौन सा पार्ट है जो सोचने समझने का काम कर रहा है, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम के लिए कहते हैं कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जो आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, जो आप अपनी इच्छा से नहीं करते वो तो इनवॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री में जो अपनी इच्छा से कर सकता हूँ, तो ब्रेन में जो आप अपनी इच्छा से काम करते हैं वो सेरेब्रम करवाता है। आपकी इंटेलिजेंस हो गई, मेमोरी हो गई, इमोशंस हो गए, रीजनिंग हो गई, सेंसरी प्रोसेसिंग, मतलब जो भी सोचने समझने का, दिमाग लगाने वाला काम है वो सारा कौन करवाता है, आपको सेरेब्रम करवाता है। क्योंकि वो देखो सबसे बड़ा पार्ट भी है, लेकिन जस्ट उसके और उसी के अंदर आपको एक क्या देखने को मिल जाएगा, हाइपोथैलेमस दिख रहा है, हाइपोथैलेमस सबको। हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है, ये आपकी हंगर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो कि हंगर को रेगुलेट करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, वो हाइपोथैलेमस होता है। बाकी स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अभी ग्लैंड्स में पढ़ेंगे अपन, तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, हाँ तब देखेंगे वहाँ पे। तो ये दोनों जो ऊपर वाले पार्ट हैं ये आपके कौन से ब्रेन के हो गए, फोर ब्रेन के। ठीक है, इसके बाद में ये वाला कौन सा आ गया, मिड ब्रेन आ गया। और नीचे वाले जो 3 है ये आपका कौन सा आ जाएगा, हिंड ब्रेन आ जाएगा। हो गए 3 पार्ट। देखो सेकंड पार्ट कौन सा दे रखा है आपको, मिड ब्रेन दे रखा है। मिड ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, तो मिड ब्रेन होता है कंट्रोल्स आई एंड ईयर रिफ्लेक्सेस, आंखें कान इनके रिफ्लेक्स वगैरह, रिले सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस, है ना। सेंसरी मोटर कौन सी इम्पल्स थी, सेंसरी तो कौन सी थी, जो लेकर आती थी, और जो रिप्लाई लेकर जाती थी वापस, वो मोटर वाली। तो इनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आपका मिड ब्रेन करता है। इसके अलावा आप कौन सा पार्ट हो गया तीसरा, थर्ड, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक तो पॉन्स, एक मेडुला और एक कौन सा, सेरेबेलम, है ना। सेरेबेलम सबसे एंड में है, तो सबसे एंड में देखने को मिलता है हमको ब्रेन के अंदर। उससे पहले अपन देखते हैं पॉन्स क्या काम करता है। पॉन्स का जो मेन काम होता है वो किसका, ब्रीदिंग का काम। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है, कोऑर्डिनेटिंग सिग्नल्स। तो कोई मेन यहाँ पे दिख रहा नहीं, मेन हमको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ब्रीदिंग का, तो ये याद रख लेना, है ना। लेकिन और इसलिए लिखवा क्योंकि आंसर आपको पता है ब्रेन का अगर क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना पड़ता है, वो 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। अगर आप सिर्फ पॉन्स लिख के उसके आगे ब्रीदिंग लिख दोगे तो वो नहीं देने वाला नंबर, तो हमको मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीज़ें लिखनी पड़ती है। ऐसी मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर जो मेडुला वाला पार्ट है उसका काम क्या होता है, ये हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को, बीपी को, स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, देखो इसके मेन काम है बहुत सारे। हाँ मेडुला जो है इसके मेन काम होते हैं बहुत सारे, तो इसके जो काम है ये याद रखना, ठीक है, याद रहेंगे। इस और वॉमिटिंग इसमें ही था, मेडुला के अंदर ही है ना, इसमें ध्यान रखना वॉमिटिंग इसमें आएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है वॉमिटिंग वाला जो होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो मेडुला नाम याद रखना उसके अंदर। और लास्ट में कौन सा रह गया आपके, सेरेबेलम। अब सेरेबेलम क्या होता है, सबसे नीचे नीचे होता है ब्रेन, मतलब ब्रेन का लास्ट पार्ट ही होता है। अब सेरेबेलम के बाद में फिर कौन स्टार्ट हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड।
समझ गए ये बात? तो सेरेबेलम जो होता है तो ये आपकी बॉडी को, पोस्चर को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है कि आप सीधे ही चलें, चलते वक्त आपके हाथ पैर किस कोऑर्डिनेशन में चलने चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या लीकर लेते हैं, तो वो जो लीकर होता है, अल्कोहल होती है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे डालती है? सेरेबेलम पे, कि सबसे पहले इसका नंबर आता है, तो इस पर अफेक्ट होता है। जैसे इस पर अफेक्ट होता है तो ये क्या होता है, जो बॉडी का पोस्चर होता है, बैलेंस होता है, चलना फिरना, वो सब क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। जैसे वो इधर उधर गिरना, जो काम होते हैं वो होते हैं। ज़्यादा ले रहे हो तो ये ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। फिर जैसे अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं ना, तो सेरेबेलम में जैसे ही पूरा हो गया तो अब वो कहाँ पहुँच जाएगी? फिर यहाँ के फंक्शंस खराब होने स्टार्ट होंगे, ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी, बीपी बढ़ सकता है। तो इसलिए ऐसे कहते हैं नहीं, ज़्यादा एक्सीज ड्रिंक करते तो आदमी मर भी सकता है। उसका कारण ये है कि ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से। लिख दोगे ब्रेन के सारे फंक्शंस, यहाँ से याद कर लेना, बुक में क्या कर रखे हैं ऐसे अलग अलग लिखे हुए हैं, तो वो वहाँ पे याद नहीं हो पाएंगे। ये एक साथ थोड़ा इस तरह से याद कर लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड पढ़ चुके, समझ में आ गया? ये डायग्राम है नहीं ऐसा कुछ, आपको रिफ्लेक्स एक्शन वाला वो जो हाथ वाला डायग्राम था वही बनाना है, ऐसा डायग्राम कुछ है नहीं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देख लिया, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बाकी जो न्यूरॉन्स फैले पड़े हैं वो सारे कौन से आ जाते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस तरह से जो ह्यूमन वाला पार्ट है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अगला अपन को किसमें भी पढ़नी है सारी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स के अंदर भी देखना है कि कैसे प्लांट्स भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं। हालांकि हमको दिखता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, लेकिन कुछ जगह जैसे, एक तो क्या होता है, अपन ने कुछ प्लांट, एक दो प्लांट ऐसे देखे जिनके हाथ लगाया तो उसकी पत्तियां क्या हो गई? सुकुड़ गई। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो गई? सीधी। फिर आपने हाथ लगाया तो क्या हो गई? सुकुड़ गई। जैसे छुई मुई का जो पेड़ होता है, तो उससे हमको क्या पता लगा कि जो प्लांट्स हैं वो भी चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। उनको पता लग जाता है कि कोई हमको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अगर प्लांट्स को पता लगा कि, अगर हमें पता लगा कि प्लांट भी सेंस कर पाते हैं, मतलब इनके पास भी कौन से ऑर्गन होने चाहिए? सेंसरी ऑर्गन्स, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, ब्रेन वगैरह। पर हमें फिर बाद में पता लगा इनके पास इतना कुछ आइटम नहीं है। फिर ये कैसे करते हैं? तो प्लांट जो होते हैं उसका हम क्या करते हैं, उसके मूवमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो प्लांट मूवमेंट करता है, जैसे छुई मुई वाला कि आपने हाथ लगाया मूवमेंट करा स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। एक वो मूवमेंट करता है अपनी ग्रोथ की वजह से, कि जब बड़ा हो रहा होता है तो एक तो वो लाइट की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करता है, उसकी जो रूट्स जो होती है वो पानी की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करेगी, अपनी ग्रोथ की वजह से ही मूवमेंट करता है। तो देखो हम सबसे पहला वाला मूवमेंट कौन सा पढ़ेंगे? वो छुई मुई वाला है ना। क्या दे रखा है इसमें? द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। आपने बाहर उसके हाथ लगाया, उसको पता लगा कि कोई टच कर रहा है मेरे को, क्या करना चाहिए? रेस्पॉन्स करना चाहिए। उसकी सारी पत्तियां क्या हो गई? टुकड़ गई। फिर आपने हाथ हटा दिया, थोड़ी देर बाद फिर सीधी हो गई। कह रहा है इस तरह से जो मूवमेंट करता है उसको अपन कौन सा मूवमेंट कहते हैं? नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। नेस्टिक मूवमेंट्स आर शोन बाय फ्लैट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स एंड पेटल्स। उसकी पत्तियां या कोई फूल होगा तो फूल की पत्तियां, है ना, वो इस तरह की मूवमेंट को शो करती है। एग्जाम्पल, डेजी फ्लावर क्लोज एट डस्क एंड ओपन एट डे ब्रेक। इट दिस मे बी रेफर टू एज स्लिप मूवमेंट। तो उसमें हो रहा होगा ये मूवमेंट, लेकिन अपन डेजी फ्लावर के अलावा दूसरा एग्जाम्पल डालेंगे। अपन किसका एग्जाम्पल डालेंगे यहाँ पे? छुई मुई प्लांट का। क्या आपने टच करा तो उसके जो लीव्स थे वो क्या हो गए? मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर गए। आपने थोड़ी देर बाद में देखा कि वो क्या कर गए, फिर से रिलैक्स कर गए। हाथ लगाए, फिर कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। तो अपने जो बुक में दे रखा है और जो इस तरह का है उसको एग्जाम्पल डाल देंगे अपन, कि डेजी फ्लावर वगैरह को छोड़ देना, फिर तुमको याद रह जाए तो लिख देना एग्जाम्पल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमसे यहाँ पे मेन बात मैंने तुमको समझाई, लेकिन इसमें लिखा नहीं यहाँ पे नोट्स के अंदर कि मूवमेंट हो रहा कैसे है ये। तो प्लांट, हाँ, प्लांट ये सेंस कर पा रहा है कि कोई ना कोई स्टिमुली हो रही है, मतलब एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो वो आगे मैसेज देता है। मैसेज किसको देता है? वो अपने वहाँ वाले सेल्स को। जैसे मान लीजिए ये प्लांट की वो जो है स्टेम है, स्टेम को आपने यहाँ पे टच करा तो जिसकी लीफ थी ऐसे, इस पे लीफ है, ये सारी इस तरह आ गई। आपने यहाँ पे टच करा तो यहाँ पे एक मैसेज जनरेट हुआ, वो मैसेज आगे गया और आगे इस लीफ के पास में गया और लीफ को कहा कि अब आपको क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो लीफ क्या करेगी? लीफ किस में चेंज लेकर आएगी? खुद के सेल के अंदर किस चीज का चेंज लेकर आएगी? वाटर का। लीफ खुद के सेल में वाटर का चेंज लाएगी। वाटर को कम या फिर ज्यादा करके वो क्या करेगी? यहाँ पे क्या कर जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो यही चीज मैं तुमको समझा रहा था कि
प्लांट के जो सेल अपनी शेप को चेंज करते हैं वो कर पाते हैं वाटर को कम करके या फिर, और ह्यूमंस में कैसे होता है ये, प्रोटीन को कम या फिर ज़्यादा करके। तो इसमें ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में अगर पूछ ले इस तरह की कोई बात तो याद रखना कि कैसे अपने मूवमेंट को करते हैं। बाकी इसमें नेस्टिक मूवमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अगर वो क्वेश्चन करता है तो कौन से के करता है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट हो रहे हैं। अब ग्रोथ में कैसे मूवमेंट होते हैं कि प्लांट जो होता है, देखो इसमें कह रहा है द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिज्म। जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है अपनी साइड, जब बड़ा बड़ा हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है प्लांट, तो कभी सन की तरफ जाने की कोशिश करता है, कभी उसकी रूट्स पानी की तरफ जाने की कोशिश करती है, कभी जो वो बेल होती है तो बेल खंबे के पास जाने की कोशिश करती है, जो कोई भी कि खंबे के लिपट के कहाँ चली जाए, ऊपर चल जाए, सपोर्ट मिल जाए उसको। तो अपनी ग्रोथ के लिए वो क्या करते हैं, कोई ना कोई आसपास की चीज़ों को ढूंढते हैं। तो इससे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिज्म कहा जाता है, कि अपनी ग्रोथ की वजह से वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, इसको लेकर, किसी स्टिमुली को लेकर, सन को ले लिया, पानी को ले लिया, उस पोल को ले लिया, वो सारे किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस ग्रोथ, इस वाले मूवमेंट को अपन क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं, देखो इसमें ये बता रहा है कि प्लांट जो होते हैं वो जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके ऑर्गन्स मूव कर रहे होते हैं। अब वो जरूरी नहीं हमेशा सीधा ही जाए प्लांट, वो हो सकता है किसकी तरफ चल जाए, इधर से सन आ रहा है तो वो सन की तरफ चला गया, उसकी जो रूट्स हैं उसको पानी ज़्यादा मिला तो रूट्स उधर चली गई, है ना। ऐसा हो सकता है कि मान लो इस तरह था प्लांट, इसकी रूट्स है ना सारी इधर की तरफ ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इधर कोई पानी डालने वाला है तो यहाँ पानी ज़्यादा था। अब देखो अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा था तो प्लांट की रूट्स ने इधर मूव करा, हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट्स की रूट्स का मूवमेंट हो रहा है, किसकी वजह से, यहाँ पे एक स्टिमुलस है, कौन है स्टिमुलस यहाँ पे, पानी, उसको लेके मूवमेंट कर रही है। इस तरह के मूवमेंट को अपन क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म। तो जो छुई मुई वाला मूवमेंट हो रहा था ना, छुई मुई प्लांट में हाथ लगाया मूवमेंट हुआ, क्या उसको ट्रॉपिज्म कह दोगे कि सर वो ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहा, वो तो आपने उसको टच करा है, वो तो नेस्टिक मूवमेंट है। जो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिज्म। अब ट्रॉपिज्म देखो कितने तरह के हो सकते हैं, मतलब प्लांट जब ग्रो कर रहा है तो किन किन चीज से वो इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहला कौन सा दे रखा है, फोटोट्रॉपिज्म। जब उस पर कौन इफेक्ट डालता है, सनलाइट। इसका एग्जाम्पल तो आप क्या करना, इस तरह से डायग्राम बनाना, बुक में भी दे रखा है, एक गमला सा बनाना, हाँ, और उसके अंदर बाहर की तरफ इस पेड़ को उगा देना, और यहाँ पे क्या बना देना, एक मतलब इसको खिड़की से बाहर निकाल देना, और बाहर की तरफ सन बना देना कि किधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है ये, बाहर की तरफ, किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें भी हमको दिख रहा है, देखो सन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कभी भी आप अगर अपनी खिड़की में एक गमला रखते हैं तो श्योरिटी है कि जो उसमें पेड़ बनने वाला है, जो पेड़ उगेगा आगे, वो किधर की तरफ निकल जाएगा, खिड़की से बाहर की तरफ, क्योंकि उसको पता है खिड़की के बाहर ही सन मिलेगा, अंदर तो कुछ भी नहीं है ना। इसको कौन सा मूवमेंट कहते हैं अपन, फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन इसमें एक चीज जो याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि प्लांट का जो अपर पार्ट होता है वो तो किधर की तरफ मूव करता है, सन की तरफ चला गया, लेकिन उसकी जो रूट्स होती है वो तो नीचे जा रही है। तो आप कहोगे सर रूट सन की तरफ नहीं जाती, तो जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं शूट, क्या कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को, शूट जो होता है वो शो करता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। शूट क्या शो करती है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो सन की तरफ गई। लेकिन जो रूट है वो सन की तरफ जा रही है क्या, रूट जाती है सन की तरफ, ऐसे निकल के ऊपर चल जाती है सन के पास, नहीं जाती ना। तो इसको कहते हैं कि सर जो रूट होती है वो शो करती है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो जैसे देखो इस एग्जांपल में मैंने बताया, यहाँ पे आपने पानी डाला, रूट जो है पानी की तरफ चली गई। अगर पानी की तरफ रूट जा रही है तो ये क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो पानी को कहते हैं। तो सर रूट्स तो शो कर रही है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, लेकिन जो शूट वाला पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, वो तो पानी से दूर जा रहा है। तो उसको क्या पॉजिटिव कहूंगा, नेगेटिव कहूंगा, अगर पानी से दूर जा रहा है तो। अरे पानी की अगर तरफ मूवमेंट हो रहा है, वाटर की तरफ हो रहा है, तब तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर पानी से दूर जा रहा है ऊपर की तरफ तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। समझे बात को, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म देख बताता हूं, ये रहा हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर रूट जा रही है पानी की तरफ
तो पॉजिटिव है ना कि भाई तो पानी की तरफ ही जा रहे हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म का मीनिंग ही होता है मूवमेंट होना किसकी तरफ, तब तो मैं उसको पॉजिटिव कह दूंगा। पर क्या ये ऊपर वाला पार्ट पानी की तरफ जा रहा है कि ऊपर वाला के अंदर थोड़ी ना जा रहा है, तो ये पानी से दूर जा रहा है। जिसको मैं कौन सी साइड कहूंगा कि यहाँ पे रूट्स तो करती है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, पर जो शूट वाला पार्ट है ये क्या करता है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। इसी तरह से जैसे देखो जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म में क्या दिख रहा है आपको कि जो ग्रेविटी है, जियो का मतलब क्या हो गया ग्रेविटी, तो जो पार्ट ग्रेविटी की तरफ जा रहा है वो तो कौन सा शो करेगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जो कि रूट्स करती है नीचे जाती है हमेशा। पर ग्रेविटी से दूर कौन जाता है, शूट वाला पार्ट, इसलिए कहा गया है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, या आप कह सकते हो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो होता क्या है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको ज्यादा उसमें ऐसे कुछ अलग नए वर्ड्स यूज में इन लेने, आपको उसको बस ऐसे ही पागल बनाना है। पहले तो उसको बताने की यहाँ पे जियोट्रोपिज्म का मीनिंग क्या होता है। जियोट्रोपिज्म का मीनिंग मतलब मूवमेंट अगर किसकी तरफ हो रहा है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो उसको हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं। फिर आप उसको बताओ जियोट्रोपिज्म कितने टाइप का हो सकता है, सर दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर पॉजिटिव को एक्सप्लेन करो कि जैसे शूट वाला पार्ट ऊपर चला गया तो पॉजिटिव हो गया। फिर नेगेटिव वाला बताओ, जैसे रूट वाला पार्ट, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, है ना। तो वो फिर ये डायग्राम बनाओ, हाँ फिर ये डायग्राम बना दो। वो सब कुछ तो लिख दिया, कुछ बचेगा नहीं, हाँ तो नंबर दे देगा। डायग्राम जरूर बना दो। अगर डायग्राम बना दिया, अगर डायग्राम बना दिया और डायग्राम में एरो करके खुद ने शो कर दिया ये तो सर नेगेटिव है और ये कौन नीचे वाला ये कौन सा है, तो वो आंसर भी नहीं पड़ेगा फिर ये सब कुछ दिख गया इसमें ही, तो क्यों पड़ेगा फिर वो, है ना। मैं भी नहीं पढ़ता। देखो अगला कौन सा दे रखा है यहाँ पे, थिग्मोट्रोपिज्म। कौन सा दे रखा है, थिग्मोट्रोपिज्म वो वाला है पोल वाला, खंबे वाला, कि जब जो बेल होती है, हाँ उनकी जो टेंड्रिल्स होती हैं, टेंड्रिल्स दे रखा है क्या ऐसा कुछ वर्ड यहाँ पे, ये देखो ये दे रखा है टेंड्रिल्स जो होती हैं, तो स्टेम होती है, स्टेम उसके आसपास में जो ऐसे टेंड्रिल्स निकलती हैं, ये टेंड्रिल्स जो होती है, ये टेंड्रिल्स क्या करती है किसी आसपास के पोल को ढूंढती है, कि जाके पोल से क्या कर देंगे चिपकेंगे, और चिपकने के बाद फिर कहाँ चल जाएंगे, ऊपर की तरफ चल जाएंगे। तो उनको ऑटोमेटिकली ऐसे ढूंढते रहते हैं, पता लग जाता है अच्छा ये पोल मिल गया चलो ऊपर। तो मूवमेंट कर रही है, इधर की तरफ मूवमेंट कर रही है ऊपर की तरफ, या ऊपर की तरफ निकलेंगे अपन तो कहेंगे पोल की तरफ मूवमेंट कर रही है। अब पोल जैसे आगे जाके यूं घूम रहा होगा तो उसके साथ यूं भी घूम जाएंगी ये, ऐसा ही होता है। इसको कौन सा ट्रोपिज्म कहते हैं अपन, तो ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म और नीचे रूट्स क्या कर रही है नेगेटिव, क्योंकि उस रूट थोड़े चढ़ रही है उनके साथ साथ में, रूट तो जमीन के अंदर ही है, तो नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। इसके अलावा लास्ट देखो कौन सा ट्रोपिज्म आ गया आपका, तीमोनिक, ठीक है कीमो, है ना। हाँ देखो कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है, जब मूवमेंट होता है, मतलब कीमो में देखो केमिकल, जब केमिकल की तरफ मूवमेंट होता है, किसी केमिकल की तरफ अगर मूवमेंट होगा तो अपन उसको कौन सा ट्रोपिज्म कहेंगे, कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। अब केमिकल की तरफ मूवमेंट कहाँ होता है, तो केमिकल में अपन देखते हैं वो पॉलन ग्रेन्स वाला था आपके, अभी भी है शायद, अभी है ना रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, कि बीच में तो फीमेल वाला पार्ट होता है और साइडों में कौन से वाले होते हैं, मेल के ऊपर यहाँ पे पॉलन ग्रेन, ये स्टेमिन होते हैं, स्टेमिन के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं पॉलन वगैरह, ये पॉलन उड़ते हैं, उड़ के किसकी तरफ आ जाते हैं, फीमेल वाले पार्ट में। तो फीमेल वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो मेल वाले पॉलन को क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो कोई बुलाता थोड़ी ना इधर आओ, कोई ना कोई उसमें क्या बैठा है केमिकल, वो केमिकल उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो वो केमिकल वाला मूवमेंट जब पॉलन उड़ के इसमें ही आया इधर की तरफ उड़ता उड़ता, तो उस वाले मूवमेंट को अपन कौन सा मूवमेंट कहते हैं, कीमोट्रोपिज्म। क्या दे रखा है, व्हेन प्लांट ऑर्गन्स ग्रो, और देखो इसमें क्या होगा, अवे फ्रॉम द केमिकल रेस्पॉन्स इट इज कॉल्ड नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। अब जैसे ये स्टेमिन है, ये फिर जो ये मेल वाला पार्ट है, ये किधर की तरफ ग्रो करेगा, ये जो बाहर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ ग्रो करेगा, इससे दूर ग्रो करना चाहेगा। अगर दूर जाएगा तो ये तो मेल वाला फीमेल वाले से दूर जाना चाहेगा क्या, हाँ ये फीमेल वाला पार्ट उसको पास बुलाएगा ना, या दूर भेजेगा, अरे पास ही बुलाएगा बेटे, क्योंकि देखो इसमें से जो पॉलन निकलेंगे वो तो इसमें जाना चाहते हैं, तो बेटर क्या रहेगा कि ये दूर रहे या पास रहे,
पास रहे, तो इसलिए ये जो मेल वाला पार्ट है ये इधर की तरफ ग्रो करेगा, इसके पास पास ही, इसे दूर नहीं जाना चाहेगा। हाँ, तो अगर इसकी तरफ ही ग्रो कर रहा है तो कौन सा ट्रॉपिज्म हो गया ये? पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। लेकिन व्हेन प्लांट ऑर्गन ग्रो अवे फ्रॉम द केमिकल, लेकिन जब केमिकल से दूर ग्रो करे तो नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जांपल, pollen tubes grow towards the sugary substances secreted by the stigma of the, कि फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है उसकी तरफ ही पॉलन वाली जो ट्यूब, जो पॉलन ग्रेन्स होती है उधर की तरफ क्या होती है, ग्रो करती हैं। या फिर जो मेल वाला पार्ट होता है ये हमेशा किसकी तरफ ग्रो करेगा, फीमेल वाले पार्ट की तरफ। इसको कौन सा ट्रॉपिज्म कह दिया अपन ने? कीमोट्रॉपिज्म कह दिया। अभी तक अपन ने जो पढ़ा इसके अंदर चैप्टर में वो एक पार्ट हुआ। एक पार्ट में अपन ने ये देखा कि किस तरह से जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है। सर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? ब्रेन करती है, स्पाइनल कॉर्ड, बाकी नर्वस सिस्टम जो फैला पड़ा है पूरा, सारे काई के थ्रू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू कर रहे हैं। इस तरह से हमने चीज़ें देखी है ना, रेस्पॉन्स करते हैं, कोई भी मैसेज आता है उसके खिलाफ response करते हैं। कोई ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करे केमिकल्स पे, स्पेशल केमिकल्स पे, तो ऐसे वाले टॉपिक में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? हॉर्मोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समझे बात को? जब बॉडी किसके लिए रेस्पॉन्स करती है? स्पेशल केमिकल्स पे। उन केमिकल्स को अपन क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में बनने वाले स्पेशल क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स का मेन काम होता है मूवमेंट कराना, ग्रोथ कराना, ग्रोथ को रोकना, इस तरह की चीज़ें। जैसे हमारी हाइट अगर बड़ी होती है तो हम हमारी इच्छा से नहीं कर सकते कि हाइट बड़ी हो जाए, अब इतनी आगे चलो अब रुक जाए। कर सकते हैं मन से? नहीं कर सकते। ऐसे प्लांट के साथ भी है, प्लांट भी अपने मन से नहीं कर पाता। ये बॉडी में अपने आप रेगुलेट होता है, और उस रेगुलेट करने वाले केमिकल को अपन क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं। देखो कह रहा है प्लांट के अंदर जैसे हार्मोन जो है, एक पहला हार्मोन कौन सा दिया? ऑक्सिन। जो हार्मोन है, जो ऑक्सिन केमिकल सीक्रेट होता है प्लांट में, उस केमिकल का काम होता है क्या करवाना? ग्रोथ करवाना प्लांट की। समझे? इनमें बस एक ही याद करना, बाकी दो दो मत पढ़ना। ऑक्सिन का काम क्या है? ग्रोथ ऑफ द प्लांट। गिबरेलिंस का काम क्या है? सेल डिफ्रेंशिएशन कराना या प्रमोट सेल डिफ्रेंशिएशन। अलग अलग तरह के सेल बने, अलग अलग तरह के सेल बने, वो कौन ध्यान रखता है उस चीज का? गिबरेलिंस ध्यान रखता है। कहीं एक तरह का सेल नहीं बन जाए पूरे, इसके पास क्या बने? अलग अलग तरह के सेल बने, सेल में डिफ्रेंशिएशन हो, इस चीज का ध्यान कौन रखता है? गिबरेलिंस रखता है। इसके अलावा तीसरे पे कौन है? साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का काम होता है सेल डिवीजन कराना। मतलब एक से कितने पार्ट में सेल टूटता है? जब दो पार्ट में, तो उस चीज को ध्यान कौन रखता है? साइटोकिनिन्स रखता है। अलग अलग तरह का सेल बने, गिबरेलिंस। ग्रोथ हो, ऑक्सिन्स। लेकिन अगर उनको हाइट को रोकना है, ठीक है, या आप चाहते हो कि पत्ते वगैरह टूट जाएं, गिर जाएं, ये सारे कौन ध्यान रखता है? एब्सिसिक एसिड का काम होता है। देखो, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स वगैरह गिरानी है, वहां पे एब्सिसिक एसिड आ जाएगा। अगर ग्रोथ को रोकना है, कौन आ जाएगा? एब्सिसिक एसिड आ जाएगा। होते क्या है हॉर्मोन्स? सर केमिकल्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल इंपल्स वगैरह ब्रेन को, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से कोई लेना देना नहीं है, ब्रेन से तो लेना देना है, क्योंकि इसको सीक्रेट हमारी बॉडी में तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस ही करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प करती है। लेकिन अपन ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक इंपल्स का लेना देना, और अगर इलेक्ट्रिक इंपल्स का लेना देना नहीं है तो क्या ये तेज रिस्पॉन्स करेंगे, धीरे रिस्पॉन्स करेंगे? धीरे रिस्पॉन्स करेंगे। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो धीरे रिस्पॉन्स करते हैं, समय लगता है इनके रिस्पॉन्स में। वहीं जो वो थे इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाले, वो तो बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं, एंड टू एंड करते हैं, है ना, सेकंड्स भी नहीं लगते, रिस्पॉन्स हो जाता है। इनमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये भी हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। और सीधी सी बात है, अगर हमारी बॉडी मान लो ग्रो कर रही है, अगर हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम अचानक से आज बढ़ जाते हैं थोड़े से, फिर साल भर के लिए रुक गए, फिर बढ़ गए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लगभग जब से बच्चा पैदा होता है उससे लेके आगे तक ये लाइफ टाइम क्या होता रहता है? चलता रहता है। तो इतने कंटिन्यू टाइम तक हमारे नर्वस सिस्टम में वो चीज़ फ्लो करे, वो सही नहीं है। तो इसलिए हमारी बॉडी में स्पेशल क्या बन गए? केमिकल्स। ये केमिकल घूमता रहेगा और इस चीज़ का क्या रखेगा? हमेशा ध्यान रखेगा। तो ऐसे हमने प्लांट के अंदर देखे, तो इस तरह के कुछ केमिकल्स अपन कहाँ भी देखेंगे? एनिमल्स के अंदर।
ये हो ही गया। यहाँ से देखते हैं। हमारी बॉडी में जो केमिकल सीक्रेट होते हैं, कौन से केमिकल, जिन्हें आप क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं केमिकल बन रहे होंगे बॉडी में। जहां पर केमिकल्स तैयार होते हैं, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री को, जहां पे केमिकल तैयार होता है, उस फैक्ट्री को अपन क्या कहते हैं, ग्लैंड, है ना, या ग्लैंड्स कह दो। मतलब ग्लैंड्स होती क्या है, तो सर हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जिन फैक्ट्रीज का काम क्या होता है, केमिकल बनाना। एक फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि एक तरह का केमिकल नहीं बनता, हमारी बॉडी में बहुत तरह के केमिकल चाहिए। तो हर जहाँ पे भी कुछ केमिकल बन रहा है, तो वहाँ पे फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री को अपन क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। लेकिन ऐसी फैक्ट्री कितने तरह की हो सकती है, दो तरह की फैक्ट्री होती है। अब दो तरह की फैक्ट्री में एक तो हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड और एक हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में फर्क क्या होता है, हमारे जितने भी हॉर्मोन्स का सीक्रेशन होता है या हॉर्मोन्स काम करते हैं, वो कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से। और उसके अलावा जो केमिकल बच गए सारे, जो हार्मोन नहीं है, वो कौन से वाले होते हैं। बात आती है, हमें पता कैसे चलता है सर कि ये हार्मोन है या फिर ये क्या बोलते हैं, हार्मोन नहीं है। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमेशा मिक्स होते हैं आपके ब्लड के अंदर, और फिर कहाँ घूमते हैं पूरी। लेकिन बाकी जो केमिकल्स होते हैं, जो हार्मोन नहीं है, वो कभी भी आपके ब्लड में मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो वो ब्लड में मिक्स नहीं होते, तो फिर क्या होता है सर उनका। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा आता है, सलाइवा एक तरह का केमिकल है, जो मुंह के अंदर सलाइवा आता है। सलाइवा बनता कहाँ है, तो दो तो यहाँ पे और एक इधर जीभ के नीचे, तीन फैक्ट्रीज होती है सलाइवा के लिए, ठीक है। वहां पे सलाइवा बना, हाँ, जैसे मान लो इन तीनों जगह पे सलाइवा बना, पीछे माउथ है, यहाँ से क्या होगा, एक पाइप आएगा, इधर से एक पाइप आएगा, इधर से एक पाइप आएगा, इसको अपन डक्ट भी कह देते हैं। तीनों तरफ से एक डक्ट आएगी और बीच में आके यहाँ पे क्या रिलीज कर देगी, सलाइवा, और मेरे माउथ के अंदर सलाइवा आ जाएगा। समझे, क्या यहाँ पे कोई ब्लड का लेना देना हुआ, कोई ब्लड से मिला जुला नहीं। मतलब फैक्ट्री से टारगेट साइट पे, टारगेट साइट मतलब जहाँ पे उसकी क्या है, जरूरत है, उस जगह से सीधी क्या कनेक्ट रहती है, डक्ट। और उस डक्ट के थ्रू सीक्रेशन वहां तक आ जाता है। जैसे पेट के अंदर था, पेट में HCl एसिड रिलीज होता है, स्टमक के अंदर पढ़ा है अपन ने, तो वो भी कौन सी ग्लैंड में आता है, कोई ब्लड में मिक्स नहीं होना उसको, फैक्ट्री में बना, पाइप के थ्रू सीधा कहाँ आ गया, हमारे स्टमक में आके अपना काम चालू कर दिया। तो क्या इनके पास डक्ट होती है, यस दे हैव डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू ही तो आ रहा है। दे सीक्रेट देयर सीक्रेशंस इनटू द डक्ट। स्वेट हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, लीवर हो गया, लीवर से बाइल जूस निकलता है, पैनक्रियास से क्या निकलता था, पैनक्रियाटिक जूस। ये सारे कौन से किसके एग्जांपल बताते हैं आपको, एक्सोक्राइन के। लेकिन जब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, दे डू नॉट हैव डक्ट, डक्ट नहीं है। अब पाइप नहीं है, तो जो भी इनका केमिकल बनेगा वो सीधे किस में चल जाता है, ब्लड में, ताकि ब्लड में जाके कहाँ घूम सके पूरी। तो देखो ये भी डिफरेंस है, ये घूमते हैं पूरी बॉडी में, और ये कहाँ घूमते हैं, पर्टिकुलर साइड पे ही जाते हैं ये। जस्ट ए मिनट, देखो, दे सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं। एग्जांपल क्या दे रखा है इसका, थायराइड, ये ग्लैंड का नाम है जिस जगह पे फैक्ट्री है। हाइपोथैलेमस एक फैक्ट्री है, पिट्यूटरी एक फैक्ट्री है, ठीक है। और वो तुमको समझ में आएगा। तो आया तुमको कि ग्लैंड जो फैक्ट्री होती है दो तरह की हो सकती है, एक तो एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। तुम पढ़े लाइफ प्रोसेस में, जैसे HCl बना था, लीवर था, बाइल जूस था, वो वहाँ देखा तुमने, वहाँ पे वो भी पढ़े थे अपन ने, वो आते थे, लाइपेज आते थे, ये और भी इस तरह की चीजें, ट्रिप्सिन थे, ये सब ये इससे निकलते थे, एक्सोक्राइन से। हार्मोन जो निकला वो एंडोक्राइन से। अब अपन क्या करेंगे, मैंने तुमको बताया आपकी बॉडी में जो वो HCl आया था पेट के अंदर, क्या वो आपकी बॉडी में ग्रोथ करवा रहा है क्या, ऐसे हेल्प कर रहा है कि ग्रोथ होगी उससे, नहीं होती ना उससे कुछ, वो तो डाइजेस्ट करता है, उसका तो काम ही अलग है। तो वो आपकी कोई ऐसी हेल्प नहीं कर रहा। तो इसलिए हम एक्सोक्राइन को ना पढ़कर किसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एंडोक्राइन को। एंडोक्राइन वाले क्या करते हैं, आपकी बॉडी में अलग फंक्शन करते हैं। क्या इनके फंक्शन होते हैं उनको देखते हैं एंडोक्राइन वालों के। और एंडोक्राइन के जो एंडोक्राइन से निकलने वाला जो केमिकल होगा उसको हमने क्या नाम दे रखा है, हॉर्मोन्स नाम दे रखा है। देख लेते हैं हम इनको, 6 तरह के हॉर्मोन्स देखेंगे यहाँ पे।
देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये कहाँ पे होती है, आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है आपकी बॉडी में ग्रोथ करवाना। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर ज्यादा केमिकल रिलीज हो गया तब तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, जाइगेंटिज्म, और अगर कम रह गई तो डॉर्फिज्म। ठीक है, अगर कम सीक्रेशन हुआ तो डॉर्फ रह जाएगा, ज्यादा हो गया तो फिर वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका काम क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ करवाना। ध्यान रखना बॉडी के अंदर की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। सेकंड देखो इधर, अगला दे रखा है आपको थायरोक्सिन। थायरोक्सिन वाला कौन सा होता है, सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो यहाँ पे होती है। आपको ये एडम्स एप्पल दिखता है, अगर नेक में देखते हो तो नेक में ऊपर वाला पार्ट होता है, ये ऊपर की तरफ निकला होता है। बस इसी के अंदर कौन सी ग्लैंड बैठी है, थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और होता क्या है, हम खाना खाते हैं तो कार्ब्स भी खाते हैं, फैट भी खाते हैं, और प्रोटीन भी खाते हैं। तो बॉडी में उनकी रिएक्शन करवाना ताकि सारी चीज़ें सही से डाइजेस्ट हो सके, ये हमारे ब्लड में आ सके, है ना। मतलब इस सारी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म जो कराता है, मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या हो गया, रिएक्शंस। बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो कार्ब्स का, प्रोटीन का, फैट का जो मेटाबॉलिज्म का काम है, जो इनकी रिएक्शंस का काम है, वो कौन संभाल रखा है, थायराइड ग्लैंड ने। और थायराइड ग्लैंड उसके लिए क्या सीक्रेट करती है वहां पे, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसको सीक्रेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, आयोडीन की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आयोडीन चाहिए होता है। इसलिए कहते हैं कि नमक में थोड़े से अमाउंट में क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। लेकिन अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करेगी, तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, उसको जबरदस्ती प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस पर प्रेशर आएगा थायराइड ग्लैंड पे, और प्रेशर की वजह से उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग आने की वजह से वो यहाँ से धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, फूलने स्टार्ट हो जाती है। और उससे हम क्या कहते हैं, उस बीमारी को गोइटर कहते हैं, उस डिजीज को गोइटर कहा जाता है, जिसमें यहाँ पे क्या आ जाती है, स्वेलिंग, वो बहुत फूल जाती है थायराइड ग्लैंड जो होती है। इसके अलावा देखो आगे इसमें कह रहा है एक एड्रेनलिन हो गया। एड्रेनलिन जो होता है ये कौन सी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, एड्रेनल ग्लैंड से। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी जो किडनी है, किडनी से ऊपर की तरफ, है ना, किडनी के ऊपर की तरफ होती है ये। इसका काम क्या होता है कि कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें चाहिए कि अचानक से हमारी जो हार्ट है उसकी रेट क्या हो जाए, तेज हो जाए। हार्ट की रेट तेज होगी तो ब्लड तेज घूमेगा, ब्लड तेज घूमेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई जल्दी हो पाएगी, पूरी बॉडी के अंदर जल्दी जल्दी घूमेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी ज़्यादा हो पाएगी तो बॉडी में क्या आ जाएगी, एनर्जी। और एनर्जी आएगी तो हम क्या होंगे, यहाँ से भग जाएंगे, या सामने वाले को मारेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ के लिए हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, इस तरह का एग्रेशन आना चाहिए, इस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। वरना मान लो कोई सामने आ गया और आपकी बॉडी में कुछ हो रहा ही नहीं है तो अब नहीं कर पाओगे। हाँ, ना तो वहाँ से भग सकते, ना वहाँ से फाइट कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे, खड़े रहोगे। तो ये जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं अचानक से, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मतलब वो कौन से हार्मोन से आते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन से। जो कौन रिलीज करता है, एड्रेनल ग्लैंड। होता है कभी कभी दगदग होने लग जाती है अचानक से, कुछ भी बात हो जाए, तो वो सारे इसकी वजह से होता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया था पैनक्रियास का काम होता है एक तो पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, जब वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है तो वो कहलाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। सही बात है। लेकिन पैनक्रियास एक ऐसी चीज है जो कि हार्मोन भी सीक्रेट करती है, इस वजह से पैनक्रियास एंडोक्राइन भी कहलाता है। तो पैनक्रियास एकमात्र ऐसा है ग्लैंड जो एंडोक्राइन भी है, और दोनों का सीक्रेशन तुमने पढ़ लिया, तुम पैनक्रियाटिक जूस को भी जानते हो, और तुम उसका जो एंडोक्राइन सीक्रेशन है जिसे क्या कहा जाता है, इसको भी जान गए। अब इंसुलिन का काम होता है बॉडी के अंदर ब्लड के शुगर, जो ब्लड में हमारे शुगर होता है उसके लेवल को क्या करना, कंट्रोल में रखना, मेंटेन करना। ठीक है, रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज। ग्लूकोज को अपन क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। अगर शुगर हो गई, है ना, अगर मान लो नहीं हुआ कंट्रोल, तो यहाँ पे किसकी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होती है, आपकी बॉडी में शुगर क्या हो जाती है, ज़्यादा, मतलब ग्लूकोज क्या हो जाता है ब्लड के अंदर ज़्यादा, वो कंट्रोल में नहीं आ पाता, तो ज़्यादा अगर हो जाएगी तो डायबिटीज़। लेकिन अगर मान लीजिए इंसुलिन ज़्यादा रिलीज हो गया, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो वो भी गलत है। शुगर का लेवल ज़्यादा डाउन हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, शुगर।
जब ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? शुगर। और अगर ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटीज़। इसलिए वो क्या रहना चाहिए? बैलेंस्ड रहना चाहिए। और ये क्यों हो सकता है? क्योंकि सर ये हो सकता है पैनक्रियास सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा, सही से सीक्रेशन नहीं कर पा रहा, हार्मोन नहीं बन पा रहे, कुछ भी कारण हो सकते हैं। लास्ट दो कौन से बच रहे हैं आपके? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये क्या होता है? मेल का हार्मोन होता है जो मेल में कौन से कैरेक्टर लेकर आता है? मेल वाले, है ना। और ये सीक्रेट करने वाले कौन सा पार्ट होता है? टेस्टिस। जो मेल के अंदर टेस्टिस वाला पार्ट होता है उसका काम होता है सीक्रेशन करना। ये क्या करता है? डेवलपमेंट करता है सेक्स ऑर्गन्स के और सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और अगर ये सेम काम फीमेल में हो रहा है, जो फीमेल में फीमेल वाले कैरेक्टर लेकर आता है, तो वो हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। मेन बात होती है उसका सीक्रेशन कहाँ पे होता है? तो उसका सीक्रेशन कहाँ पे होता है? ओवेरीज के अंदर। तो ओवरीज वो ग्लैंड है, वो साइट है जहाँ पे उसका क्या होता है? सीक्रेशन होता है। तो इस तरह से ये सारे कंप्लीट होते हैं, चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है।